क्या तीसरे वर्ल्ड वॉर के लिए भारत तैयार है? कब होने वाला है तीसरा वर्ल्ड वॉर? क्या भारत का साथ देंगे उसके पड़ोसी देश? क्या इस मुश्किल घड़ी में भारत का सबसे अच्छा साथी उसे पीठ दिखाएगा? रशिया और अमेरिका का क्या एक्शन होगा? वो कौन सा सीक्रेट वेपन है जिसके जरिए भारत तीसरे वर्ल्ड वॉर में चाइना जैसी बड़ी इकोनॉमी को मात दे सकता है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहें। मित्रों, 14 दिसंबर 1503 को एक महान भविष्यवक्ता का जन्म हुआ जिन्हें आज दुनिया नास्त्रेदमस के नाम से जानती है। इनके पास भूत, वर्तमान और भविष्य काल को देखने की दिव्य शक्ति थी, जिसके दम पर नास्त्रेदमस ने अनेकों भविष्यवाणियां की और किताब के जरिए उन्हें दुनिया तक पहुंचाया। यूं तो इन्होंने अपने को किताब लिखी, लेकिन सबसे प्रचलित रही लेस प्रॉफिटीज, जिसमें लिखी कोरोना महामारी से लेकर इंदिरा गांधी की मौत तक, 1965 में भड़की आग से लेकर 9/11 हमले तक की सटीक भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं। ऐसी एक भविष्यवाणी 2024 के बाद भड़कने वाले वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर भी की गई है। ये तो आप जानते ही हैं कि 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक प्रथम और 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया। दोनों ही युद्धों में जितनी तबाही देखने को मिली, नास्त्रेदमस के अनुसार उससे भी ज्यादा तबाही वर्ल्ड वॉर 3 में देखने को मिलेगी। आज की जियोपॉलिटिकल हालत को समझें तो यह साफ है कि 2022 में भड़का रशिया और यूक्रेन वॉर तीसरा विश्व युद्ध की चिंगारी भड़का सकता है, क्योंकि इनडायरेक्ट वे में ही सही, लेकिन सभी नाटो देश इस युद्ध का हिस्सा हैं। दोनों ही देशों के बीच युद्ध की आग ठंडी होने का नाम नहीं ले रही और इसमें हाथ दोनों ही देशों का है। एक तरफ यूक्रेन, जिसे लगातार अमेरिका का समर्थन मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ रूस लगातार फिनलैंड और पोलैंड जैसे देशों को इंटरमीडिएट करने की कोशिश करने में अपनी प्राइवेट मिलिट्री को मैदान में उतार चुका है। वहीं प्रशांत महासागर में स्थित ताइवान और साउथ कोरिया को नाटो की तरफ से पूरा समर्थन मिल रहा है। बात अगर सबसे बड़े तानाशाह नॉर्थ कोरिया की करें तो अंदर ही अंदर देश ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके तहत नॉर्थ कोरिया अब तक 40,000 के लगभग परमाणु हथियारों को खरीद चुका है। इतना ही नहीं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए जापान, साउथ कोरिया और ताइवान जैसे देशों की एक्टिविटीज पर नजरें भी बनाए हुए है, ताकि जब मौका मिले तभी इन देशों पर बम फोड़ सके। ऐसा इसलिए क्योंकि ताइवान, जापान और साउथ कोरिया पर अमेरिका की मेहरबानी रहती है, जो नॉर्थ कोरिया को फूटी आंख नहीं भाता। वहीं भारत की बात करें तो देश के लिए खतरा उसी के पड़ोसी देश हैं, जो लगातार चाइना के कर्ज तले दबे जा रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर चाइना का 77.3 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का कर्जा है। यही हाल रशिया का भी है। जी हाँ, रशिया भी चाइना के डेब्ट ट्रैप में फंसा हुआ है और इस तरह से लगातार वो भी उसके तले दबा जा रहा है। तो अगर कभी इंडिया पाकिस्तान या इंडिया चाइना के बीच जंग हो सकती है, और अगर ये जंग शुरू हुई तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी अमेरिका और रशिया भी इस जंग का हिस्सा बनेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि वॉर में अमेरिका, रूस या दूसरे भारत को सपोर्ट करेंगे? तो जवाब जानने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। एक पल के लिए इतिहास में झांके तो साल 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, वहां सोवियत यूनियन का भारत को सपोर्ट एक मेजर पॉइंट साबित हुआ। अगर उस वक्त भारत के सपोर्ट में सोवियत संघ नहीं आता तो भारत के लिए वॉर जीतना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता। देखा जाए तो थर्ड वर्ल्ड वॉर भारत को इसी सपोर्ट की जरूरत के साथ होगा, लेकिन इस बार रूस भारत को पीठ दिखा सकता है। इसका पहला कारण है चाइना का कर्ज, जिसके कारण उसे ना चाहते हुए भी चाइना को सपोर्ट करना होगा, और दूसरा है भारत का न्यूट्रल रहना। दरअसल जब रूस और यूक्रेन के बीच वॉर हुआ तो रूस की नज़र भारत पर थी, लेकिन भारत ने न्यूट्रल रहना ही ठीक समझा। तो ऐसा हो सकता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर में रूस भी भारत की तरह ही न्यूट्रल रहे और इनडायरेक्ट में वे कुछ हेल्प कर दें। हालांकि ये मदद उसी के लिए फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि अगर चाइना का नामो निशान खत्म हुआ तो सबसे ज़्यादा फायदा रूस और दूसरे कर्जदार देशों को ही होगा। कुछ यही हाल अमेरिका का भी होने वाला है। वो भी डायरेक्टली भारत की मदद को आगे नहीं आएगा, बल्कि इंडिया चाइना वॉर में न्यूट्रल रहने की कोशिश करेगा, या हो सकता है कि इनडायरेक्ट तरह से भारत की मदद भी करे, क्योंकि अगर चाइना का खात्मा हुआ तो फायदा अमेरिका को भी होने वाला है।
इसके अलावा भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान तो भारत के खिलाफ षड्यंत्र का पिटारा खोले रखता है, तो उससे उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। वहीं बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, मालदीव्स जैसे देश की बात करें तो ये सब आज चाइना पर इकोनॉमिकली हेविली डिपेंडेंट है। श्रीलंका भी कर्ज की रोटी खा रहा है। यही कारण है कि बांग्लादेश का चटगांव पोर्ट, श्रीलंका का हम्बनटोटा और पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट भारत के लिए डेथ ऑफ ट्रायंगल बने हुए हैं। वहीं नेपाल का भी खास सपोर्ट नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पड़ोसी देशों की मदद थर्ड वर्ल्ड वॉर में भारत को मिलना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। यानी भारत को सब कुछ लगभग अकेले ही करना होगा। तो क्या भारत इसके लिए तैयार है? वेल, डिफेंस के हिसाब से देखें तो नहीं। बेशक भारत के पास 35.70 लाख से ज्यादा आर्मी ऑफिसर, 13.20 लाख से ज्यादा रिजर्व ऑफिसर, 2.50 लाख से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस, 20 लाख से ज्यादा रिवर्स पर्सनल ऑफिसर हों, लेकिन अभी भी इंडियन आर्मी को 1.55 लाख से भी ज्यादा सैनिक की जरूरत है। पूरे इंडिया में सिर्फ 38 आरपी के डिवीजन्स हैं, जबकि सिर्फ पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पर ही हमें 42 डिवीजन्स की जरूरत पड़ेगी। अगर म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल जैसे बॉर्डर्स पर भी भारत को लड़ने की जरूरत पड़े तो हमें टोटल 72 डिवीजन्स की जरूरत पड़ेगी, जो कम से कम है। जबकि हमारे पास आरपी कितनी है? सिर्फ 38, जो काफी नहीं है। भारत की शिकस्त का कारण ये बन सकती हैं। और सिर्फ आर्मी ही क्यों, भारत की एयरफोर्स के साथ भी सेम प्रॉब्लम है। सिर्फ 30 फाइटर स्क्वाड्रोन हैं, जबकि पाकिस्तान और चाइना दोनों के फ्रंट पर लड़ने के लिए हमें कम से कम 60 फाइटर स्क्वाड्रोन की ज़रूरत पड़ेगी। इस लिहाज से ड्रोन वॉर फायर में हम अपने ही पड़ोसी देश, सबसे वीक देश पाकिस्तान से भी पीछे हैं। वहीं बात करें चाइना की तो एडवांस हथियारों की खेप के मामले में चाइना सबसे आगे नजर आता है। उसके पास 5वीं जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जबकि भारत अभी 5वीं जनरेशन के एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को अभी तैयार नहीं कर पाया है। अभी 20 सालों का वक्त इसमें लगने वाला है। इंडियन नेवी भी सुविधाएं कुछ खास नहीं रखती। बेशक इंडियन नेवी में 1.60 लाख से ज़्यादा ऑफिसर्स, सैनिक हैं, लेकिन फिर भी इंडियन नेवी अभी बहुत पीछे है। मौजूदा समय में भारतीय नौसेना के पास INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे 2 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि अगर युद्ध होता है तो हमें कम से कम 4 एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा मरीन और सबमरीन्स की संख्या भी भारत के पास बहुत कम है। चाइना के कंपेयर करें तो भारत के पास उसकी टोटल सबमरीन का 1/3 भी नहीं है। हमारे पास सिर्फ सबमरीन है 16। यानी भारत हर तरह से वीक है, फिर चाहे वो पॉलिटिकल सपोर्ट हो, नाइबर कंट्रीज का सपोर्ट हो, या वेपन्स या सोल्जर्स। लेकिन फिर भी इंडिया जीत सकता है सिर्फ एक हथियार से, जिसे आप भारत का सीक्रेट वेपन मान सकते हैं। और इस सीक्रेट वेपन का नाम है भारत के सोल्जर्स का जज्बा और जियोग्राफी। दरअसल चाइना में किसी भी सोल्जर के सेना में शामिल होने के पीछे उसकी खुद की मर्जी नहीं होती, बल्कि उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता है। वहीं भारत का हर सैनिक भारत माँ के लिए लड़ता है, अपने परिवार, अपने देश के लिए लड़ता है, जो आखिरी सांस तक देश की रक्षा का जज्बा लिए सीने में चलता है। भारत के सैनिकों को फौलाद कहा जाता है और इन्हीं फौलादों के दम पर भारत आज तक जीतता आया है। वही ज्योग्राफी की बात करें तो हिमालयन रीजन में चाइना को हाई एल्टीट्यूड की वजह से अपने एयरक्राफ्ट्स को आधे पेलोड के साथ मैदान में उतारना होगा, क्योंकि वहां ऑक्सीजन की कमी होती है, जबकि भारत के एयरक्राफ्ट्स लो एल्टीट्यूड से पूरा पेलोड लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा बे ऑफ बंगाल हमारे पास निकोबार जॉइंट मिलिट्री बेस है और क्वाड ग्रुपिंग भी इंडिया की मदद कर सकता है अगर ठीक से स्ट्रेटजी बनाई जाए। तो इसके अलावा भारत चाइना के 3 जॉर्जिस डैम पर हमला कर उन्हें शांघाई जैसे शहरों को पल भर में डुबा सकता है। यानी अगर सही रणनीति फॉलो की जाए तो भारत ये वॉर जीत सकता है। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।